बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अमेजिंग उर्दू। इमरान सीरीज वाइट बर्ड्स पार्ट 6। कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। शागल अपने ऑफिस में मौजूद था। उसके सामने एक फाइल खुली हुई पड़ी थी, लेकिन शागल फाइल पढ़ने के बजाय होंठ बींचे खामोश बैठा हुआ एक केस के सिलसिले में सोच रहा था कि साइड पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो शागल ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। शागल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागल ने अपने मखसूस लहजे में कहा, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद तहक्कुमाना था और शायद बोलने वाली का लहजा था कि शागल के चेहरे पर यकलख्त शोहले बड़क उठे। फिर मैं क्या करूं? शागल ने गर्राते हुए लहजे में कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं, फौरन पहुंचे। दूसरी तरफ से भी कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, सॉरी मैं मसरूफ हूँ। शागल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, ये तरीका है सीक्रेट सर्विस के चीफ को बुलाने का, जैसे गसियारे को बुलाया जा रहा है। नॉनसेंस, शागल ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे घंटी दोबारा बज उठी। चूंकि ये डायरेक्ट फोन था इसीलिए कॉल भी डायरेक्ट की जा रही थी। शागल ने एक झटके से रिसीवर उठा लिया। शागल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागल ने इस बार पाड़ खाने वाले लहजे में कहा, प्राइम मिनिस्टर से बात करें। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी, हेलो। यस सर, मैं शागल बोल रहा हूँ। शागल ने नरम और मुअद्दबाना लहजे में कहा, सेक्रेटरी ने बताया है कि आपने आने से इनकार कर दिया है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हल्के से गुस्से का तासुर था। सॉरी सर, आपकी सेक्रेटरी को मालूम ही नहीं कि सीक्रेट सर्विस के चीफ से कैसे बात की जाती है। उसने मुझसे ऐसे लहजे में बात की है जैसे मैं उसके दफ्तर का चपड़ासी हूँ। शागल से रहा ना गया तो वो पट पड़ा। आई एम सॉरी, मैं उससे जवाब तलबी करूंगा। आप मेरे पास पहुंच जाएं। आपसे एक इंतहाई जरूरी मामले को डिस्कस करना है। यस सर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। नॉनसेंस, एक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ है जिससे उसके मुल्क का सदर तक डरता है और यहाँ सेक्रेटरी मुझ पर रोब जमा रही थी। नॉनसेंस, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रही थी और फिर उसे फौरन ही स्पेशल मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया। शागल एक कुर्सी पर इस तरह अकड़ कर बैठ गया जैसे वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में मुंतखब हुए थे और उनसे शागल की सिर्फ चंद ही मुलाकातें हुई थी। इन मुलाकातों में उसने महसूस किया था कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को सारी दुनिया से अलहदा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन चूंकि वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर थे इसीलिए शागल को उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उदेड़ उमर प्राइम मिनिस्टर अंदर दाखिल हुआ तो शागल उठकर खड़ा हुआ और मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठे। प्राइम मिनिस्टर ने सर हिलाकर सलाम का जवाब देते हुए कहा और खुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने स्पेशल सेक्रेटरी को वार्निंग दे दी है, वो आइंदा मुहतात रहेगी। शुक्रिया सर, शागल ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ आपकी सर्विस का कितनी बार टकराव हो चुका है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो शागल बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके वहमो गुमान में भी न था कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बात करेंगे। मुतअद्दिद बार जनाब, शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या रिजल्ट निकलता रहा है उस टकराव का? प्राइम मिनिस्टर ने खासे तंजिया लहजे में पूछा। हर केस के अपने हालात व वाक़यात होते हैं और हर केस का नतीजा उन्हीं हालात व वाक़यात का मरहून मिन्नत होता है जनाब। आप क्या पूछना चाहते हैं? शागल ने जवाब दिया। वो समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पेशल सेक्रेटरी का इंतकाम उससे इस अंदाज में ले रहा है। कभी आपकी जीत भी हुई है? प्राइम मिनिस्टर ने इस बार खुलकर बात करते हुए कहा। जिस अंदाज में आप पूछ रहे हैं उस अंदाज में नहीं हुई, शागल ने साफ जवाब देते हुए कहा। तो फिर चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस आपकी ऐसी क्या खसूसियात हैं कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की कॉल पर जवाब देते हैं कि आप मसरूफ हैं? अगर स्पेशल सेक्रेटरी का लहजा और अंदाज आपको पसंद नहीं आया था तो आप मुझसे शिकायत करते, लेकिन आपने इस तरह हुक्म मानने से इनकार करके गद्दारी की है। इसीलिए क्यों ना गद्दारी के इल्जाम में आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो अब खुलकर गुस्से का इजहार कर रहा था। ठीक है सर, आप जो इकदाम मेरे खिलाफ करना चाहें कर ले। मैं बहरहाल हुकूमत का मुलाजिम हूँ और आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन ये बता दूं सर कि आपको स्पेशल सेक्रेटरियां तो बेशुमार मिल जाएंगी, लेकिन दूसरा शागल नहीं मिलेगा। ये दुरुस्त है कि हम वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कभी नहीं जीत सके,
لیکن ہم نے ہمیشہ ان کا اس انداز میں مقابلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کبھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ شاگل نے بھی کھل کر اور قدرے غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو پرائم منسٹر کا چہرہ یکلخت پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سرخی جھلکنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ آخر میں انہوں نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کیا۔ صدر صاحب سے بات کراؤ ابھی اسی وقت، پرائم منسٹر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر اس طرح پٹخ دیا جیسے انہیں اصل غصہ کریڈل پر ہی آ رہا ہو۔ شاگل کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو پرائم منسٹر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر صاحب سے بات کریں جناب۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے پریس تھا، اسی لیے دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے میٹنگ روم میں میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں کال کیا تو مجھے میری اسپیشل سیکرٹری نے بتایا کہ انہوں نے میری کال کا سن کر کہہ دیا کہ وہ فارغ نہیں ہے، مصروف ہیں، اسی لیے نہیں آ سکتے۔ جس پر میں نے انہیں خود فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میری سیکرٹری کا لہجہ ان کے لیے توہین آمیز تھا، جس پر میں نے انہیں بتایا کہ سیکرٹری کو وارننگ دے دی گئی ہے، چنانچہ یہ آ گئے۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ سیکرٹری نے غلط بیانی کی ہے۔ مسٹر شاگل ملک کے چیف ایگزیکٹو کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہاں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے دانستہ انکار کیا۔ یہ چیف ایگزیکٹو اور پورے ملک کی توہین ہے، اسی لیے میں ان کے کورٹ مارشل کے آرڈر کر رہا ہوں۔ اس سموری پر آپ نے دستخط کرنے ہیں۔ میں ایسے چیف کو مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر نے انتہائی تیز اور غصیلے لہجے میں کہا، آپ ملک کے منتخب چیف ایگزیکٹو ہیں، اسی لیے آپ ایسا کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی میں کسی کو یہ اختیار دے سکتا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کی توہین کرے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ بات پریس میں آ جائے گی اور پورے ملک تو کیا پوری دنیا میں ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اس سے جو تاثر پھیلے گا اس کو آپ مجھ سے بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ چیف شاگل نے پہلی بار ایسا کیا ہے، اسی لیے اسے لاسٹ اور فائنل وارننگ بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ دوسری طرف سے باوقار لہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو پرائم منسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آپ نے سن لی صدر صاحب کی بات، آپ کو لاسٹ اور فائنل وارننگ دی جاتی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے، پرائم منسٹر نے کہا۔ میں آپ کا مشکور ہوں جناب، شاگل نے جواب دیا تو پرائم منسٹر کا چہرہ یکلخت بحال ہو گیا۔ میں نے آپ کو اسی لیے کال کیا تھا کہ کافرستان کی ایک نئی ایجنسی وائٹ برڈز نے پاکیشیا کے ایک سائنسدان سے رابطہ کیا اور اسے کافرستان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکیشیا کے شمالی پہاڑی علاقوں سے ایک انتہائی قیمتی اور نایاب دات بھی حاصل کر لی گئی، جس کا علم کسی کو نہیں ہو سکا۔ اس دات کے ذریعے کافرستان بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے گا اور اس طرح کافرستان بھی سپر پاورز میں شامل ہو جائے گا۔ اس دات پر بنیادی اور ابتدائی کام کرنے کے لیے نیپال کی سرحد کے قریب ایک جنگلی علاقے کرشناس کا انتخاب کیا گیا۔ وہاں ایک جدید لیبارٹری موجود ہے اور اس کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں، چنانچہ اس دات اور پاکیشیائی سائنسدان کو وہیں پہنچا دیا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں وائٹ برڈز کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ لیکن پھر یہ رپورٹ ملی کہ اس علاقے میں پودے ہونے والے درخت جس کا نام پلورک ہے سے ایسے اثرات فضا میں مل جاتے ہیں جو اس ریسرچ پر غلط اثر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہاں سے اس دات کو واپس منگوا لیا گیا اور ایک اور لیبارٹری میں بھجوا دیا۔ وائٹ برڈز کو بھی وہاں بھجوا دیا گیا۔ پھر یہ اطلاعات ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ کرشناس میں مشن مکمل ہو رہا ہے اور وہ سروس کسی بھی وقت کرشناس پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہنچ کر انہیں علم ہو گیا کہ مشن یہاں سے ہٹا دیا گیا تو لامحالہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب مشن کہاں مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہ معلوم نہ ہو سکے اور اس کا خاتمہ وہیں کر دیا جائے۔ آپ کی سروس کو میں وہاں تعینات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کا خاتمہ کر سکیں۔ حکومت کو اطمینان ہوگا کہ وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا، اسی لیے رزلٹ کچھ بھی رہے حکومت کو کوئی نقصان نہ ہوگا، جبکہ اس دوران دوسری لیبارٹری میں کام مکمل کر لیا جائے گا اور پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس کچھ بھی نہ کر سکے گی اور نہ ہی پاکیشیائی حکومت اور کافرستان سپر پاور بن جائے گا۔ پرائم منسٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا،
सर, अगर आप उसे मेरी गुस्ताखी ना समझे तो मैं खुलकर बात कर लूं। शागिल ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर चौंक पड़ा। हाँ, खुलकर बात करें, ये इंतहाई अहम मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने जिस तरह पाकिस्तान में बैठे बैठे ये मालूम कर लिया है कि मिशन कृष्णास में मुकम्मल किया जाएगा, इसी तरह वो वहाँ बैठे बैठे ये भी मालूम कर लेगी कि अब मिशन कृष्णास से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए हम कृष्णास में उसकी राह देखते रह जाएंगे और वो वहां पहुंच जाएंगे जहां मिशन मुकम्मल हो रहा है। इसलिए ये सेटअप काफिरिस्तान के किसी काम नहीं आएगा। शागिल ने जवाब देते हुए कहा। कैसे मालूम हो जाएगा उन्हें? ऐसा मुमकिन ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा। जिस तरह उन्हें कृष्णास के बारे में मालूम हो गया था। जनाब, वो लोग नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं और इस काम में उन्हें हमारे आदमी मदद देते हैं। आपके साथ साथ लाजमन और बहुत से अफराद को भी इस बारे में इल्म होगा, शागिल ने कहा। दूसरे लफ्जों में आप कृष्णास जाने से इनकार कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने यकलख्त बड़ा फरोख्ता होते हुए कहा। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में मेरा यही तजुर्बा है। वैसे आपकी हुक्म की तामील हम पर फर्ज है, शागिल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मेरा ये हुक्म है कि आप अपनी टीम समेत वहाँ पहुँच जाएं और जब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वहां आए तो उसका खात्मा कर दें, प्राइम मिनिस्टर ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी। वहाँ जो लोग भी सरकारी तौर पर मौजूद हैं, सर उन्हें अहकामात दें कि वो हमसे मुकम्मल तावन करें। हाँ, ऐसा हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उठकर खड़े हुए तो शागिल भी उठ खड़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर मुड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहाँ से दाखिल हुए थे। उनके जाने के बाद शागिल मुड़ा और दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने ऑफिस में पहुंच गए। अभी वो ऑफिस में आकर बैठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। सर, आपकी अदम मौजूदगी में मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की कॉल आई थी। सदर साहब ने हुक्म दिया था कि जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे उन्हें फोन कर लें। ठीक है, शागिल ने कहा और फिर क्रेडल दबाकर उसने राबिता खत्म किया और फोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके फोन को डायरेक्ट करने के बाद उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, राबिता कायम होते ही आवाज सुनाई दी। शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। जनाब, सदर साहब ने हुक्म दिया था कि मैं ऑफिस पहुंचते ही फोन करूं। होल्ड करें जनाब। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर साहब की मखसूस आवाज सुनाई दी। शागिल अर्ज कर रहा हूँ जनाब, तुमने प्राइम मिनिस्टर की कॉल पर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से क्यों इनकार किया था? क्या इसकी कोई खास वजह थी? सदर साहब के लहजे में नाराजगी का अंसर नुमाया था। जनाब, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी ने जिस लहजे में बात की थी वो इंतहाई तौहीन आमेज था, लेकिन मैंने फिर भी इनकार नहीं किया। सिर्फ इतना कहा था कि मैं एक इंतहाई अहम तरीन मामले में कॉल का मुंतजिर हूँ जो ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे में मौसूल हो जाएगी और मैं ये कॉल सुनते ही रवाना हो जाऊंगा। इसे उन्होंने इनकार समझ लिया जनाब। शागिल ने जानबूझकर बात को दूसरा रुख देते हुए कहा, क्योंकि वो कम से कम सदर को नाराज नहीं करना चाहता था। आइंदा मोहतात रहा करो। तुम्हें खुद ही प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये बात लानी चाहिए थी। यस सर, मुझसे वाकई गलती हो गई। आइंदा मैं मोहतात रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तुम्हें इतना इमरजेंसी में क्यों कॉल किया था? सदर ने कहा तो शागिल ने वहाँ होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी। गुड, ये वाकई इंतहाई जहानत आमेज प्लान है। इस तरह काफिरिस्तान को भी कोई नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का भी आसानी से खात्मा किया जा सकता है, सदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यस सर, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये खदशा जाहिर किया था कि जिस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कृष्णास में मिशन की तकमील के बारे में मालूम हो गया है, इस तरह उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि अब कृष्णास से मिशन शिफ्ट कर दिया गया है, इसीलिए वो वहाँ का रुख ही नहीं करेंगे। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे इस खदशे को मुस्तरद कर दिया है और मुझे फौरन वहाँ पहुँचने का हुक्म दिया है और अब मैंने उनकी हुक्म की तामील में वहाँ जाना है। शागिल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो प्राइम मिनिस्टर का हुक्म बाअमर मजबूरी मान रहा हो। तुम्हारा खदशा दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब नए हैं, उन्हें अभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में ज्यादा इल्म नहीं, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये केस शुरू से ही अपने पास रखा है। व्हाइट बर्ड्स उन्होंने खुद ही तश्कील दी है और मैं इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, इसीलिए कृष्णास खुद जाने के बजाय अपने आदमी भिजवा दो और खुद तुम मालूम करो कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या इक़दामात कर रही है। अगर तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कृष्णास का रुख करे तो तुम वहां पहुंच जाना और अगर वो कहीं और का रुख करे तो तुमने मुझे इत्तला देनी है। यस सर, शागिल ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से राबिता खत्म हो जाने पर उसने भी रिसीवर रख दिया।
चलो मेरी तो उस फजूल कृष्णास यात्रा से जान छूटी, 2-4 आदमी भिजवा दूंगा। शागिल ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके साथ ही उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, सदर साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूम कराऊं, मुझे इसका भी इंतजाम करना होगा, शागिल ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू किए। शंकर बोल रहा हूँ। राबिता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शागिल बोल रहा हूँ। शागिल ने इंतहाई रौबदार लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। पाकिस्तान में तुम्हारा सेटअप है, वहाँ अपने आदमियों से एयरपोर्ट की निगरानी कराओ कि अली इमरान वहाँ से कहाँ का रुख करता है। अगर वो काफिरिस्तान आए तो फौरी और मुकम्मल तौर पर उनकी यहाँ निगरानी की जाए और फिर वो जहाँ का भी रुख करे मुझे इत्तला दी जाए। शागिल ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि वो काफिरिस्तान फ्लाइट के जरिए ना आए बल्कि बहरी रास्ते से आ जाएं और मैं एयरपोर्ट पर ही निगरानी कराता रह जाऊं। ओह वेरी गुड, मुझे ऐसी जहानत पसंद है, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो। जनाब आपकी कदर शनासी है। वैसे अगर आप इजाजत दें तो उस इमरान के फ्लैट की भी निगरानी हो सकती है जनाब, शंकर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम जैसे अहमक वहाँ निगरानी करेंगे तो इमरान को मालूम ना हो सकेगा? वो अपने साये से भी मोहतात रहने वाला आदमी है और अगर उसे इल्म हो गया कि तुम्हारे आदमी निगरानी कर रहे हैं तो तुम्हें मालूम है अहमक आदमी कि क्या होगा? वो तुम्हारे किसी भी आदमी की गर्दन नाप कर सब कुछ मालूम कर लेगा। नॉनसेंस। तुम जैसे अहमक आदमी को किसने सीक्रेट सर्विस में भर्ती किया है? नॉनसेंस। शागिल ने यकलख्त पाड़ खाने वाले लहजे में कहा। उसे शायद ये ख्याल भी ना रहा था कि चंद लम्हे पहले वो उस आदमी की जहानत की तारीफ कर रहा था। यस सर, यस सर। दूसरी तरफ से इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा गया, सुनो, हो सकता है कि वो मेकअप में हो, इसीलिए अपने आदमियों को उसके कदोखामत के बारे में अच्छी तरह समझा देना, उसकी शनाख्त की बुनियादी निशानी भी बता देना कि इमरान किसी भी हालत में हो वो मजाक करने से बाज नहीं आ सकता। और सुनो, तुमने सिर्फ निगरानी करनी है, कोई मुदाखलत नहीं करनी। समझ गए हो या समझाऊं? और शागिल ने और ज्यादा चीखते हुए कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। दूसरी तरफ से मिनमिनाते हुए लहजे में कहा गया तो शागिल ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। ये काम तो हो गया, लेकिन ये व्हाइट बर्ड्स कौन है और मुझे इस बारे में क्यों इत्तला नहीं दी गई? अचानक एक और ख्याल के आते ही शागिल एक बार फिर उछल पड़ा। कुछ देर तो वो बेटा सोचता रहा और फिर उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। रामलाल, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तुम्हारे जितने भी आदमी मौजूद हैं उनको हिदायत करो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक नई एजेंसी कायम की है जिसका नाम व्हाइट बर्ड्स है। इस बारे में तफसील मालूम करके रिपोर्ट दे, उन्हें डबल मुआवजा दिया जाएगा। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया। एक तो हर प्राइम मिनिस्टर को नई नई एजेंसियां कायम करने का बेहद शौक है, शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक ट्रे में रखी हुई फाइल उठाई, उसको अपने सामने रखा। लेकिन अभी उसने फाइल के चंद सपात ही पड़े थे कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रामलाल बोल रहा हूँ जनाब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारा एक मुखबिर सियानंद आपसे बात करना चाहता है उस नई एजेंसी के बारे में। मुझसे क्यों, तुमसे क्यों उसने बात नहीं की? शागिल ने गसीले लहजे में कहा। उसका कहना है कि शायद आप उससे मजीद सवालात करें, रामलाल ने कहा। ओ हाँ, वो वाकई ज़हीन आदमी है, तुम उसे यहाँ तलब कर लो, लेकिन उसे कह देना कि वो मेकअप में आए, वैसे ही मूटा करना चला आए। यस सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। शागिल उसे देखकर चौंक पड़ा। सियानंद हूँ जनाब, पीएम स्पेशल जनाब, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक मेकअप में हूँ, आने वाले ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, ठीक है, बैठो, शागिल ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस सर। बोलो, क्या जानते हो तुम उस नई एजेंसी के बारे में? सर, उस नई एजेंसी का नाम व्हाइट बर्ड्स है। नॉनसेंस, ये तो मुझे पहले ही मालूम है। ये बताओ कि कौन उसका चीफ है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और कितने अफराद उसमें शामिल हैं? शागिल ने गसीले लहजे में कहा। यस सर।
उसकी चीफ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की शात्री है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की दूर की रिश्तेदार भी है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में बैठकर कई कई घंटे उनसे मुलाकात करती रहती है। उसने क्रॉन से बाकायदा तरबियत हासिल की है, मार्शल आर्ट, निशानाबाजी और ऐसे ही दूसरे शोबों में माहिर है। कहा जाता है कि इंतहाई ज़हीन, तेज और फाल भी है। उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस और कमांडोज फोर्स से 10 अफराद को अपनी तंजीम के लिए मुंतखब किया है। उनमें 4 औरतें और 6 मर्द हैं। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर किसी खुफिया जगह बनाया हुआ है जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। सिर्फ ये शात्री ही सामने आई है, उसके अलावा और कोई आदमी सामने नहीं आया। अलबत्ता एक बार उसके साथ एक आदमी आया था जिसका नाम जोगिंदर बताया गया था, लेकिन वो शात्री के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं गया था। उस शात्री का हुलिया क्या है? शागल ने पूछा तो सियानंद ने कदो कामत के बारे में तफसील बताने के साथ साथ हुलिया भी तफसील से बता दिया। हाँ, अब ये शात्री कहाँ है? ये तो मुझे क्या किसी को भी मालूम नहीं जनाब। उसके हेडक्वार्टर का फोन नंबर क्या है? शागल ने पूछा तो सियानंद ने फोन नंबर बता दिया। ओके, ठीक है, रामलाल से जाकर डबल मुआवजा ले लो, शागल ने कहा तो सियानंद ने शुक्रिया अदा किया और फिर उठकर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। तो उस नई एजेंसी की चीफ शात्री है, लेकिन अब कैसे मालूम हो कि शात्री कहाँ है? शागल ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। वो काफी देर तक खामोश बैठा सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसकी पीए की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कमांडो सेक्शन के चीफ कर्नल माधु से बात कराओ, शागल ने कहा और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, कर्नल माधु से बात करें जनाब। हेलो कर्नल माधु, मैं शागल बोल रहा हूँ, कैसे हो? शागल ने बड़े बेतकल्लफाना लहजे में कहा, क्योंकि कर्नल माधु न सिर्फ उसका क्लास फेलो रहा था बल्कि उनके दरमियान दूर की रिश्तेदारी भी थी। यही वजह थी कि उनके दरमियान काफी बेतकल्लफाना दोस्ती भी थी। आज कैसे याद आ गई है मगरूर कर्नल को? कर्नल माधु ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा। वो मजाक में शागल को मगरूर कर्नल भी कहा करता था। सुना है अब तो तुम्हारे सेक्शन से लोग सीक्रेट एजेंसियों में शामिल होने लगे हैं। ये तो वाकई तुम्हारे लिए बड़ा एजाज है। क्या मतलब? किस एजेंसी की बात कर रहे हो? कर्नल माधु ने चौंक कर कहा। व्हाइट बर्ड एजेंसी, जिसकी चीफ शात्री है। इसमें तुम्हारे सेक्शन के अफराद को भी शामिल किया गया है। हाँ, मैडम शात्री ने मेरे सेक्शन से 2 लड़कियों और 2 लड़कों का इंतखाब किया है। वैसे एक बात है, मैडम शात्री है तो नौजवान लेकिन बेहद ज़हीन है। उसने एक लिहाज से मेरे सेक्शन की क्रीम हासिल कर ली है। इस लफ्ज क्रीम से तो लगता है कि तुम्हारी कोई खास गर्लफ्रेंड भी वो साथ ले गई है, शागल ने कहा, क्योंकि वो कर्नल माधु की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानता था। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम सही कह रहे हो। वजंती मेरे सेक्शन की सबसे खूबसूरत लड़की थी और फिर मेरी खास फ्रेंड भी थी और मैंने बहुत कोशिश की कि वजंती मुंतखब ना हो सके, लेकिन मैडम शात्री ने उसे मुंतखब कर लिया और मैं खून के घूंट पीकर रह गया। क्यों? जबकि उस एजेंसी का हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत में ही है और तुम्हारा सेक्शन भी यही है। फिर क्या मसला है? वो बैरून मुल्क तो नहीं चली गई है? तो यही, शागल ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, अब तक तो वो यही थी, इसीलिए बहरहाल चलता रहा। लेकिन अब वो मैडम शात्री के साथ किसी खसूसी मिशन पर राष्ट्र गई है और उसका कहना था कि वहाँ उन्हें 2-4 माह भी लग सकते हैं। कर्नल माधु ने जवाब दिया तो शागल बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखों में चमक सी माँ आ गई। 2-4 माह? अरे इतना तवील मिशन नहीं होता एजेंसियों का। वैसे ही कह रही होगी तुम्हें तंग करने के लिए, शागल ने कहा। यही बात मैंने भी उससे कही थी। उसने कहा राष्ट्र में कोई खौफनाक सहरा है जिसमें हर वक्त तूफान चलते रहते हैं और वहाँ कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नीचे कोई लेबोरेटरी है, वहाँ कोई साइंसी काम हो रहा है लेकिन हुकूमत को खतरा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां वहाँ पहुंचकर उस लेबोरेटरी को तबाह कर सकती हैं, इसीलिए वो वहाँ जा रही हैं और इस काम में 2-4 माह लग सकते हैं। कर्नल माधु ने जवाब देते हुए कहा, ओ ये तो वाकई मसला है। अगर तुम कहो मैं सदर मुमलिकत से कहकर वजंती को तुम्हारे सेक्शन में वापस करा दूं, शागल ने कहा। अरे नहीं, इस तरह बराह रास्त बात से मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं खुद ही कोई ना कोई चक्कर चला लूंगा। ओके, तुम्हारी मर्जी, गुड बाय, शागल ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रखकर उसने बेख्तियार दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को इस तरह टपकना शुरू कर दिया जैसे वो अपनी जहानत और चालाकी को खराज तहसीन पेश कर रहा हो। ये हुई ना बात। सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर मुझसे छुपा रहे थे।
अब मैं जब उन्हें बताऊंगा कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस राष्ट्र में वारंगल सहरा में जा रही है तो उनकी हालत देखने वाली होगी, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठकर साइड पर बने हुए एक रैक की तरफ बढ़ गया जहां शराब की बोतलें मौजूद थीं। वो कभी कभार ही पीता था और उस वक्त उसे वाकई शराब की तलब महसूस हो रही थी। कॉल बेल की मखसूस आवाज सुनते ही सेटिंग रूम में बैठे हुए जोसेफ और जोआना बेख्तियार चौंक पड़े। उन्हें सुपरवाइजर एंथनी से मिलकर वापस आए हुए अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी और वो दोनों सेटिंग रूम में बैठे इसी मौजू पर बात कर रहे थे। ये कौन आ गया इस वक्त? जोसेफ ने कहा और उठकर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद जोआना को बड़ा फाटक खुलने की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक उठा और सिटिंग रूम से बाहर आ गया। उसने फाटक से टाइगर की कार अंदर आते देखी। टाइगर इस तरह अचानक बगैर इत्तला क्यों आया है? जोआना ने वहीं खड़े बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर है अब टाइगर ही उसके जहन में उभरने वाले सवाल का जवाब दे सकता था। चुनांचे वो मुड़कर वापस सिटिंग रूम में आया और कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टाइगर और जोसेफ दोनों सिटिंग रूम में दाखिल हुए। टाइगर ने जोआना को सलाम किया और फिर कुर्सी पर बैठ गया। कोई खास बात? जोआना ने पूछा। बॉस ने मुझे ट्रांसमीटर कॉल करके यहाँ पहुँचने का कहा है। बॉस ने कहा है कि वो खुद भी यहाँ पहुँच रहे हैं, टाइगर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि मिशन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जोआना ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जाहिर है ऐसा ही हो सकता है, टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद कार के हॉर्न की मखसूस आवाज सुनाई दी तो टाइगर और जोआना दोनों एक झटके से उठ खड़े हुए क्योंकि हॉर्न की मखसूस आवाज से ही वो समझ गए थे कि इमरान आ गया है। उस दौरान जोसेफ ने फाटक खोल दिया था। अरे, स्नेक किलर्स का कोई खसूसी इजलास हो रहा है कि तीनों इकट्ठे हो? इमरान ने कार रोककर नीचे उतरते हुए कहा। बॉस, आपने खुद ही तो हुक्म दिया था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, टाइगर ने सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा कि सिर्फ जंगल और उसके विच डॉक्टरों तक ही मामला महदूद ना रह जाए। जंगल में जब तक दरिंदे ना हो तब तक जंगल सिरे से जंगल ही नहीं लगता, इसीलिए टाइगर की मौजूदगी जरूरी थी, इमरान ने कहा तो टाइगर और जोआना दोनों बेख्तियार हंस पड़े। बॉस, कॉफी ले आऊं? जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, हॉट कॉफी ले आओ और अपने लिए भी ले आना, तुम भी स्नेक किलर्स के रुकन हो, इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मास्टर, आप इस मिशन के बारे में खामोश हो गए थे, इसीलिए मैं और जोसेफ सोच रहे थे कि कहीं मिशन कैंसिल तो नहीं हो गया, जोआना ने पूछा। तो फिर क्या नतीजा निकला तुम्हारी सोच का? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है मास्टर, जोआना ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तैयारियां? कैसी तैयारियां? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हमने यहाँ एक ऐसे आदमी का सुराग लगाया है जो पैदा ही कृष्णास के इलाके में हुआ है और हमने उसे अपने साथ चलने और वहाँ गाइड का रोल अदा करने के लिए तैयार कर लिया है। वो वहाँ हमारा बेहतरीन गाइड साबित होगा, जोआना ने कहा। अच्छा, कौन है वो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो जोआना ने पूरी तफसील बता दी। उसी लम्हे जोसेफ ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। ट्रे में कॉफी की प्यालियां मौजूद थी। उसने एक प्याली सबके सामने रखी और फिर आखिरी प्याली उठाकर उसने ट्रे में एक साइड पर मौजूद तपाई पर रखी और खुद इमरान के साथ कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तुमने अच्छा किया कि इस सिलसिले में काम कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा, इमरान ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा तो जोआना समेत जोसेफ और टाइगर तीनों चौंक पड़े। क्यों मास्टर? जोआना ने पूछा। इस बार काफिरिस्तान डबल गेम खेल रहा है। साइंसदानों की एक टीम कृष्णास में काम कर रही है जबकि दूसरी टीम काफिरिस्तान के सूबे राष्ट्र के एक तूफानी सहरा में पहुंचा दी गई है। बज़ाहिर दोनों टीमें इस मिशन पर ही काम कर रही हैं और काफिरिस्तान के सदर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं, इसीलिए लामहला दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। क्योंकि कृष्णास जंगलात पर मबनी पहाड़ी इलाका है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि स्नेक किलर्स यहाँ काम करेगी जबकि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस उस सहरा में काम करेगी और मैं उन्हें लीड करूंगा, जबकि जोआना स्नेक किलर्स को लीड करेगा, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। बॉस, क्या उन्होंने दोनों जगहों के बारे में टिप ओपन की है? टाइगर ने पूछा। नहीं, उन्होंने तो दोनों जगहों को टॉप सीक्रेट रखा है, लेकिन चीफ ने इस बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ कृष्णास में मौजूद लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए कौन सी एजेंसी होगी बॉस? टाइगर ने पूछा। वहाँ वारंगल सहरा में तो काफिरिस्तान की नई एजेंसी व्हाइट बर्ड्स काम कर रही है, लेकिन अभी यहाँ कृष्णास के बारे में मालूम नहीं। यहाँ वो किसी को भी भेज सकते हैं। सीक्रेट सर्विस, पावर एजेंसी या और भी कई एजेंसियां हैं वहाँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा।
کیا ایسا ہو سکتا ہے باس کہ کام بیک وقت دونوں جگہوں پر کیا جا رہا ہو؟ نہیں، کام تو ایک ہی جگہ ہو رہا ہے۔ البتہ ایک بات اور چیف کے نوٹس میں آئی ہے، وہ بھی بتا دوں کہ کرشناس میں قیمتی لکڑی کے وسیع جنگلات ہیں جنہیں پلورک کہا جاتا ہے۔ یہاں کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جس قسم کا کام یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حساس ترین مشینری استعمال ہوگی، اور پلورک کے فضا میں موجود اثرات اس مشینری پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافرستان حکومت نے پہلے کرشناس کا انتخاب کیا ہو، لیکن جب وہاں انہیں پلورک کے بارے میں رپورٹ ملی تو انہوں نے خاموشی سے کام کو وہاں سے شفٹ کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل کام کرشناس میں ہی ہو رہا ہو اور ہمیں ڈاج دینے کے لیے وارنگل صحرا میں بھی کام شروع کر دیا گیا ہو۔ اسی لیے جب تک ساری باتیں واضح نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بات ختمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باس، ہم کرشناس لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے، وہاں کام ہو رہا ہوگا، تب بھی یہ پاکیشیا کی فتح ہوگی، اور اگر نہ بھی ہو رہا ہوگا تب بھی کافرستان کی ایک جدید لیبارٹری تو بہرحال تباہ ہو ہی جائے گی، ٹائیگر نے کہا۔ اب تم نے اپنے طور پر سب تیاریاں کرنی ہے اور اپنے طور پر وہاں جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کافرستان نے نگرانی کرا رکھی ہو، لیکن یہ نگرانی میری تو ہو سکتی ہے، تمہاری نہیں، پھر بھی تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں ماسٹر، سب کام ہم پر چھوڑ دیں، جوانا نے کہا۔ جوزف تمہارا فنانسر ہوگا اور ٹائیگر تمہارا ساتھی، جبکہ تم لیڈر ہوگے۔ X5 ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا تاکہ تمہارے ساتھ رابطہ ہو سکے، اور اگر کسی بھی وقت تمہیں ضرورت پڑے تو تم نے مجھ سے فوری رابطہ کرنا ہے، لیکن سوائے X5 ٹرانسمیٹر کے اور کوئی ٹرانسمیٹر استعمال نہ کرنا۔ عمران نے جوانا سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اوکے، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا اسے پاٹک پر سی آف کر کے واپس سٹنگ روم میں آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے جوانا؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر ساتھ چلتے تو اس مشن کا لطف دوبالا ہو جاتا، جوانا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، جوزف ہمارے ساتھ ہے اور وہاں جنگل بھی ہے، اسی لیے لطف بھی آئے گا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے خیال میں ہمیں اندھادھند جنگل میں نہیں گھسنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں پہلے وہاں کا تجزیہ کرنا چاہیے، ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ خواہ مخواہ کی الجھنیں نہ پیدا کرو، جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو پھر چیکنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، جوینا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمیں بہرحال ٹارگٹ کی تلاش تو کرنی ہی ہوگی کہ وہ کس ایریے میں ہے، جوزف نے کہا۔ ایسے چھوٹے علاقے میں لیبارٹری چھپی نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہاں پہنچ کر ہم اسے آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم وہاں کس حیثیت سے جائیں گے، جوانا نے کہا۔ لکڑی کا بزنس کرنے جائیں گے، ایسے ہی تو لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، ہم وہاں ان جنگلات پر دستاویزی فلم بنانے جائیں گے، اس طرح ہم آسانی سے ہر جگہ گھوم پھر سکیں گے، جوانا نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ویری گڈ، ریئلی ویری گڈ، یہ زبردست آئیڈیا ہے، اس طرح ہم بڑی آسانی سے نہ صرف گھوم پھر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی آڑ میں خصوصی اسلحہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، ٹائیگر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ شکریہ، لیکن اس کا تمام تر انتظام تمہیں کرنا ہوگا، جوانا نے کہا۔ بالکل، انتظام ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ناپالی میک اپ کرنا ہوگا۔ تم دونوں کیمرامین اور ڈائریکٹر ہوگے، جبکہ میں بطور ہیلپر تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو ٹائیگر، بہرحال جتنی جلدی ممکن ہو سکے تمام انتظامات کرو، ہمیں اینتھنی سمیت یہاں سے پہلے ناپال اور پھر ناپال سے کرشناس پہنچنا ہوگا، جوانا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 روز میں تمام انتظامات کر لوں گا، تم اس اینتھنی کو بھی تیار رہنے کا کہہ دو، ہم 2 روز بعد یہاں سے بائی ایئر ناپال اور ناپال سے کرشناس پہنچیں گے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وارنگل صحرا تقریباً 4000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، جس میں سے صرف 1000 ایکڑ علاقہ ایسا تھا جو طوفانی ہواؤں سے محفوظ تھا، اور اسی 1000 ایکڑ علاقے میں 4 نخلستان تھے۔ یہ علاقہ دھارو کے قریب تھا، جبکہ باقی 3000 ایکڑ صحرا میں سوائے 1-2 ماہ کے باقی پورا سال انتہائی خوفناک گردباد اور طوفان چلتے رہتے تھے۔ اسی لیے اس پورے طوفانی علاقے میں کسی انسان یا جانور کی موجودگی بھی بعد از قیاس تھی۔ صحرا کے تقریباً درمیان میں ایک بہت اونچی اور خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی ایک قدرتی پہاڑی تھی، جس کے درمیان تک ریت اس پر اڑتی رہتی تھی، البتہ اوپر والی آدھی پہاڑی ریت سے محفوظ تھی۔
तूफानी हवाएं भी उस पहाड़ी के निचले निसफ हिस्से तक ही महदूद रहती। व्हाइट बर्ड्स ने चौथे नखलिस्तान में डेरा लगा दिया था। यहाँ उन्होंने खसूसी खेमे लगाए हुए थे। मखसूस साख्त के हेलीकॉप्टर भी यहाँ मौजूद थे। यह हेलीकॉप्टर किसी भी नाहमवार सतह पर भी आसानी से उतर सकते थे और फिर फजा में बुलंद हो सकते थे। उन्हें सैंड फ्लाई हेलीकॉप्टर कहा जाता था क्योंकि सिर्फ उतरने और फजा में बुलंद होने तक ही उनकी कारकर्दगी महदूद नहीं थी, बल्कि ये रेत पर किसी जीप के से अंदाज में भी चलाए जा सकते थे और उनकी रफ्तार भी खासी होती थी। ये नखलिस्तान खासा बड़ा था और यहाँ 4 बड़े बड़े रेत के हमरंग खेमे लगाए गए थे। उनमें से एक खेमे में शात्री एक फोल्डिंग चेयर पर बैठी हुई थी। ये खेमा एक लिहाज से हेडक्वार्टर की हैसियत रखता था, जबकि बाकी खेमों में से एक में 4 लड़कियां रह रही थीं, जिनकी सरबराह वो जंती नामी लड़की थी। ये चारों लड़कियां कमांडो सेक्शन से व्हाइट बर्ड्स में शामिल हुई थीं, जबकि बाकी 2 खेमों में व्हाइट बर्ड्स के मर्द मेंबर्स भी थे, जिनका लीडर जोगेंद्र था, जो शात्री का नंबर 2 भी था। शात्री अपने खेमे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने मेज पर मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी, जिसकी स्क्रीन पर एक पहाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन ये पहाड़ी नीचे से निसफ रेत के तूफान में छुपी हुई थी, जबकि ऊपर वाला हिस्सा साकित था। शात्री खामोश बैठी उस स्क्रीन को देख रही थी। इस सिस्टम का एरियल इस नखलिस्तान के सबसे ऊंचे दरख्त पर लगाया गया था, ताकि यहाँ से वो पहाड़ी और इर्द गिर्द के इलाके को चेक कर सकें। लेकिन नीचे तो हर तरफ रेत के खौफनाक गर्दबाद और तूफान ही चलते हुए नजर आते थे। यूं महसूस होता था जैसे कोई ताकत मुसलसल रेत को फजा में उठाकर गर्दिश दे रही हो। पहाड़ी का ये आधा हिस्सा 50 फुट बुलंद था। इसी लम्हे जोगिंदर अंदर दाखिल हुआ तो शात्री ने चौंक कर उसे देखा। मैडम, हमने धारों से लेकर यहाँ तक भी मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया है। इसकी चेकिंग मशीन अभी आ रही है। इसके बाद हमारा मॉनिटरिंग सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। जोगिंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन उन लोगों को हलाक करने का क्या बंदोबस्त किया गया है? चेक तो वो हो जाएंगे, लेकिन हलाक कैसे होंगे? शात्री ने पूछा। मैडम, इसके लिए हमने अहम स्पॉट्स पर रेज फायरिंग का इंतजाम किया है, जिसे यहाँ से ऑपरेट किया जाएगा। उसके साथ साथ पिछले 3 नखलिस्तानों में भी हमारे आदमी मौजूद रहेंगे और बारी बारी ड्यूटी देंगे। उनसे हमारा यहाँ राब्ता होगा। जोगिंदर ने जवाब दिया। उसी लम्हे एक आदमी एक मशीन उठाए अंदर दाखिल हुआ, जबकि पीछे दूसरा आदमी एक छोटी सी फोल्डिंग मेज उठाए अंदर दाखिल हुआ। यहाँ मेज पर रख दो विष्णु, और तुम प्रभाकर ये मशीन इस अंदाज में इस मेज पर रखो कि इसकी स्क्रीन मैडम की तरफ रहे। जोगिंदर ने आने वालों को बाकायदा हिदायत देते हुए कहा और फिर इस अंदाज में मशीन रखकर वो दोनों खेमे से बाहर चले गए। तो जोगिंदर ने मशीन को ऑपरेट करना शुरू किया और फिर मशीन की स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई और उस पर 3 खाने नजर आने लगे। हर खाने में एक नखलिस्तान नजर आ रहा था। गुड, तुमने वाकई बेहतरीन अंदाज में तमाम इंतजामात किए हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दारों से ही पहाड़ की तरफ आएगी? मैडम, और किसी भी तरफ से वो सहरा में दाखिल नहीं हो सकते सिवाय हेलीकॉप्टर के, और हेलीकॉप्टर्स को फजा में ही तबाह करने के इंतजामात भी मुकम्मल कर दिए हैं। और जहाँ तक उनकी सोच का ताल्लुक है, वो लाजमन इसी नखलिस्तान से ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जोगिंदर ने कहा, लेकिन इस नखलिस्तान से आगे वो पहाड़ी तक कैसे जाएंगे? आगे भी तो हर वक्त तूफान चलते रहते हैं। ये सोचना उनका काम है मैडम, हमारा नहीं। हाँ ठीक है, बहरहाल हमें हर तरफ से मोहतात रहना चाहिए। तुम ऐसा करो कि अपने 3 अफराद को अहमदनगर, गोबम और ओगीर शहरों में भिजवा दो। वो वहाँ सरहदों के करीब रहेंगे और अगर ये लोग किसी भी अंदाज में वहाँ पहुँचे तो हमें ट्रांसमीटर पर इत्तला दे सकें। इस तरह हम चारों तरफ से होशियार रहेंगे और फौरी डिफेंस भी कर सकेंगे। शात्री ने कहा, यस मैडम, ये इंतजामात भी ठीक रहेंगे। जोगिंदर ने कहा और खेमे से बाहर निकल गया। तो शात्री ने एक तवील सांस ली। उसी लम्हे एक साइड पर मौजूद तपाई पर पड़े हुए खसूसी ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी तो शात्री चौंक पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रामलाल कॉलिंग मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से उसके हेडक्वार्टर इंचार्ज रामलाल की आवाज सुनाई दी। यस, शात्री बोल रही हूँ, क्या बात है, क्यों कॉल की है? ओवर। मैडम, आपके हुक्म पर मैंने पाकिस्तान में इमरान और उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने के इंतजामात किए थे। अभी इतला मिली है कि इमरान 2 औरतों और 3 मर्दों समेत एयरपोर्ट पर पहुंचा है और फिर ये सब लोग ग्रेट लैंड के लिए रवाना हो गए हैं। ओवर।
रामलाल ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो असल सूरतों में थे? ओवर। शास्त्री ने पूछा। इमरान तो असल शक्ल में था, उसके साथियों को हम नहीं जानते, इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता उसके साथ एक स्विस नौशाद औरत भी थी, बाकी लोग मकामी थे। ओवर। रामलाल ने जवाब देते हुए कहा, ग्रेटलैंड कब पहुंचेंगे वो? ओवर। मैडम, वो तो वहां पहुंच भी गए होंगे। ओवर। तुम्हें कभी इत्तला मिली है? ओवर। अभी इत्तला मिली है मैडम। मैंने पाकिशिया से इत्तला देने वाले से ताखीर की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका जो आदमी एयरपोर्ट पर था उसका वापसी पर एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में दूसरे रोज होश आया, तो उसने अस्पताल से ही उसे इत्तला दी और वो फौरन ये इत्तला यहाँ दे रहा है। ओवर। हाँ ठीक है, क्या उस फ्लाइट की तफसीलात मिल सकती हैं? ओवर। नहीं मैडम, फौरी तौर पर तो नहीं मिल सकती, काफी देर लग जाएगी। ओवर। ठीक है, अगर वो यहाँ आए तो हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। ओवर एंड ऑल। शास्त्री ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे जोगिंदर अंदर दाखिल हुआ तो शास्त्री ने उसे कॉल की तफसील बता दी। ये इमरान ला महाला ग्रेटलैंड से मेकअप करके यहाँ पहुंचेगा। उसने दानिस्ता बराह रास्त काफिरिस्तान का सफर नहीं किया। मेरा तो ख्याल है जोगिंदर कि उसी किसी सूरत यहाँ के बारे में मालूम नहीं हो सकता, वो कृष्णास में ही काम करता रहेगा। मैडम, मैंने उसके बारे में बहुत कहानियां सुन रखी हैं। ये दुनिया का शातिर तरीन इंसान है, वो शैतानी दिमाग का मालिक है, इसीलिए उसकी तरफ से कुछ भी हो सकता है। हमें हर किस्म के इक़दामात के लिए हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। काश ये यहाँ आ ही जाए ताकि उसे भी मालूम हो सके कि जहानत सिर्फ उसी के पास नहीं है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद शास्त्री ने कहा, वो आएगा मैडम, किसी न किसी तरफ से जरूर आएगा। जोगिंदर ने, जो साथ ही एक कुर्सी पर बैठ चुका था, बड़े हतमी लहजे में कहा, किसी न किसी तरफ से क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा वो इसी रास्ते से ही अंदर आ सकता है। मेरा मतलब है धारों और नखलिस्तानों के रास्ते, वरना बाकी हर तरफ तो खौफनाक तूफान मौजूद है और अगर वो हेलीकॉप्टर पर आया तो वैसे ही फिजा में खत्म कर दिया जाएगा। शास्त्री ने कहा, उसके मुतालिक मशहूर है मैडम कि वो ऐसा रास्ता मुंतखब करता है जिसे दूसरे नामुमकिन समझते हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो धारों से हटकर किसी भी दूसरे रास्ते से सहरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा। तूफान से बचने के लिए वो क्या करता है ये उसके आने पर ही मालूम होगा। वैसे मैंने हर तरफ आदमी पहुंचा दिए हैं, इसीलिए जिस तरफ से भी ये लोग दाखिल होंगे हमें इत्तला मिल जाएगी। ठीक है जोगिंदर, अब सिवाय इंतजार करने के और हम कर ही क्या सकते हैं? शास्त्री ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जोगिंदर ने भी इस बात में सर हिला दिया। काफिरिस्तान के सदर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद थे कि सामने रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, कौमी सलामती के मुशीर रामदास ठाकुर मुलाकात चाहते हैं जनाब। ठीक है, उन्हें स्पेशल मीटिंग रूम में भिजवा दें, सदर ने कहा और रिसीवर रखकर उन्होंने सामने मौजूद फाइल बंद करके उसे मेज की दराज में रखा और फिर दराज को थाला लगाकर उन्होंने सामने दीवार पर मौजूद क्लॉक की तरफ देखा। उन्हें मालूम था कि टाकर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर स्पेशल रूम में पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जब तक 10 मिनट मजीद ना गुजर गए वो कुर्सी से ना उठे, क्योंकि ये उनकी मनसब की शान थी कि मुलाकाती को कुछ देर इंतजार जरूर कराया जाए। तकरीबन 15 मिनट बाद वो उठे और इत्मीनान भरे अंदाज में अपने ऑफिस के दाएं तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो स्पेशल रूम में दाखिल हुए तो कुर्सी पर बैठा हुआ छोटे कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी एक झटके से उठा और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। सदर ने भी अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर सदर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए और उसके साथ ही उन्होंने रामदास ठाकुर को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। रामदास ठाकुर मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। सदर ने मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए तो कमरे के दरवाजों और खिड़कियों पर किसी मखसूस धात की चादर सी गिर गईं और कमरे की छत के दरमियान में सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। अब खुलकर बात हो सकती है, क्या रिपोर्ट है? सदर ने एक तवील सांस लेते हुए पूछा। दोनों साइंसदानों को उनके माविनीन समेत रचना नगर की लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया है। मैं वहां से वापस आ रहा हूं। उन्होंने कोई एहतजाज या एतराज तो नहीं किया? सदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। पाकिस्तानी साइंसदान ने कहा था कि आखिर उन्हें इस अंदाज में इधर उधर क्यों भिजवाया जा रहा है? पहले उन्हें कृष्णास भिजवाया गया, फिर वहां से वारंगल सहरा और फिर वहां से रचना नगर, जिस पर उन्हें कहा गया कि ये सब कुछ उनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट उनके पीछे लगे हुए हैं, जिस पर वो खामोश हो गए। रामदास ने मुअद्दबाना अंदाज में तफसील बताते हुए कहा, जब उन्हें वारंगल से रचना नगर शिफ्ट किया गया तो क्या व्हाइट बर्ड्स वहां पहुंच चुकी थी या नहीं? नहीं जनाब, हमने खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा था।
آپ کے ساتھ کتنے آدمیوں نے اس مشن پر کام کیا ہے؟ 6 افراد تھے سر، اور آپ کے پلان کے مطابق تمام کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی شک تو نہیں پڑا؟ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر میں ایسی خرابی میں نے خود کر دی تھی کہ وہ ایک پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور اس میں موجود سب کے سب ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، رام داس ٹھاکر نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، آپ نے واقعی کافرستان کے لیے بہترین کام کیا ہے، آپ کو اس کا بھاری انعام ملے گا۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے آپ کے لیے جلد ہی بھاری انعام تجویز کروں گا، صدر نے کہا تو رام داس ٹھاکر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی جناب، میں تو بہرحال خادم ہوں، رام داس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اب آپ آفس جائیں گے؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، صدر نے کہا تو رام داس ٹھاکر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدر نے میز کے کنارے پر موجود بٹن دوبارہ پریس کیے، جس سے دروازوں پر آ جانے والی خصوصی دھات کی چادریں اٹھ کر چھت میں غائب ہوئیں، اور کمرے کی چھت کے درمیان جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب بھی آف ہو گیا۔ رام داس ٹھاکر کے باہر چلے جانے کے بعد صدر صاحب ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھے اور مخصوص دروازے سے نکل کر راہداری میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص آفس پہنچ گئے۔ کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے میز کی دراز کا تالا کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا فون سیٹ نکالا۔ یہ ایک کارڈلیس فون تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایریل بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا ایک بٹن پریس کیا تو فون کے کی پیڈ کے اوپر ایک سرخ رنگ کا نقطہ جل اٹھا۔ اس کے جلنے کا مطلب تھا کہ اس کارڈلیس فون کا رابطہ خصوصی کافرستان سیٹلائٹ کی خصوصی مشینری سے ہو گیا ہے، اور اب وہ اس فون کے ذریعے کافرستان میں جہاں چاہے کال کر سکتے تھے، لیکن نہ ہی ان کی کال ٹیپ ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ماخذ چیک کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ یس، رادا بول رہی ہوں، رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نمبر 1 بول رہا ہوں، صدر نے کہا۔ یس سر، حکم سر۔ سپر ریکٹ کو کوشن دے دو کہ ٹی کی اب مزید ضرورت نہیں رہی۔ یس سر، مجھے رپورٹ فوراً ملنی چاہیے۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر نے ریسیور رکھ کر فون کا بٹن بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کی پیڈ کے اوپر موجود جلتا ہوا سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب بجھ گیا۔ صدر نے فون اٹھا کر واپس میز کی دراز میں رکھ دیا اور پھر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر انہوں نے اس کے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ کرنل ٹھاکر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک باری سی آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ فرام دس اینڈ۔ یس سر، حکم سر۔ کرنل ٹھاکر، رچنا نگر میں تمہاری ڈیوٹی کا وقت آ گیا ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ اور سب کچھ ویسے ہی ایڈجسٹ کر دو جیسے میں نے کہا تھا۔ یس سر، حکم کی فوری تعمیل ہوگی سر۔ اوکے، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیکرٹ سروس کے چیف سے میری بات کرائیں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ ایک لحاظ سے انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے ایجنٹوں بلکہ پرائم منسٹر کو بھی اس معاملے کی ہوا تک نہ لگنے دی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اب پاکستانی ایجنٹ بھی جتنا زور لگا لیں انہیں کسی صورت بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ میگن امداد اور پاکستانی سائنسدان کہاں ہے۔ انہوں نے یہ سب سیٹ اپ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ کرشناتھ سے سائنسدان اور میگن امداد کو ارنگل پہنچانے کا پلان پرائم منسٹر نے بنایا تھا۔ ان کا حتمی خیال تھا کہ پاکستانی سیکرٹ سروس لاکھ کوشش کر لے، وہ بہرحال وارنگل میں پہاڑی کے نیچے موجود لیبارٹری تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتی، لیکن انہیں طویل عرصے سے پاکستانی سیکرٹ سروس کا تجربہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان ایجنٹوں کو بہرحال اصل صورتحال معلوم ہو جائے گی اور وہ کسی نہ کسی طرح اس پہاڑی تک پہنچ جائیں گے، جبکہ اس دھات کو ایندھن میں تبدیل کرنے کا کام ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں مکمل ہونا تھا۔ اس کے بعد ہی بین البراعظمی میزائلوں کے اس کے تجربات کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پر یہ پلان بنایا تھا اور قومتی سلامتی کے مشیر رام داس ٹھاکر کو انہوں نے اس کے گروپ کے 6 افراد سمیت خاموشی سے میگن امداد اور ان سائنسدانوں کو رچنا نگر لیبارٹری میں پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رام داس ٹھاکر کو بھاری انعامات دینے کا لالچ دے کر ان 6 افراد کو فوری ہلاک کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، جس پر رام داس ٹھاکر نے ان 6 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ بھی دے دی تھی۔ لیکن رام داس ٹھاکر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صدر صاحب اپنے اسپیشل گارڈ کے چیف کو پہلے ہی حکم دے چکے تھے کہ وہ کوشن ملتے ہی رام داس ٹھاکر کو فوری طور پر شوٹ کر دے، اور انہیں یقین تھا کہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ اس طرح پورے کافرستان میں صرف صدر صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ میگن امداد اور سائنسدان کہاں ہے،
कर्नल ठाकुर और उनकी कंपनी को आम अंदाज में रचना नगर में तानियात कर दिया गया था, लेकिन उसे कह दिया गया था कि जब तक उसे सदर साहब हुक्म ना दें उस वक्त तक उसने वहां चार्ज नहीं संभालना था। और कर्नल ठाकुर को प्रेसिडेंट हाउस में कॉल करके सदर साहब ने जाती तौर पर वहां मौजूद काफिरिस्तानी खुफिया लेबोरेटरी के बारे में बता दिया था, लेकिन साथ ही उसे ये भी बता दिया गया था कि ये लेबोरेटरी खाली है, अभी उसमें काम शुरू नहीं हो सका, इसलिए उसने सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है ताकि इस बंद लेबोरेटरी की इंतहाई कीमती मशीनरी महफूज रह सके। उसे ये नहीं बताया गया था कि वहाँ काम हो रहा है। वैसे सदर ने वहाँ ऐसे इंतजामात पहले ही कर दिए थे कि वहाँ काम करने वालों को कई माह तक किसी चीज को बाहर से मंगवाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके बावजूद डॉक्टर चड्डा को ब्रीफ कर दिया गया था कि अगर उन्हें किसी ऐसी चीज की अशद जरूरत हो तो बराह रास्त सदर से बतौर डॉक्टर एम बात करेंगे। इसीलिए अब सदर साहब पूरी तरह मुतमईन थे कि इस बार पाकिस्तानी एजेंट कामयाबी हासिल ना कर सकेंगे। वो बेटे यही सब कुछ सोच रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी तो सदर साहब ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस जनाब, शागल लाइन पर है जनाब। ठीक है, बात कराओ। यस, शागल बोल रहा हूँ जनाब। चीफ शागल, आप अपने हेडक्वार्टर में हैं? यस सर। जबकि आपको हुक्म दिया गया था कि आप कृष्णास में रहें ताकि पाकिस्तानी एजेंटों को ये मालूम ना हो सके कि वहाँ मिशन मुकम्मल नहीं हो रहा। सदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, सर मेरा पूरा सेक्शन वहाँ पहुँच चुका है और हमने वहाँ बाकायदा काम शुरू कर दिया है। शागल ने जवाब दिया, नहीं, आपकी वहाँ मौजूदगी जरूरी है। लामहला पाकिस्तानी एजेंट आपके बारे में मालूम करेंगे और जब उन्हें पता लगा कि आप हेडक्वार्टर में हैं तो वो समझ जाएंगे कि कृष्णास को डॉजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब, पाकिस्तानी एजेंटों को मालूम हो चुका है कि कृष्णास में मिशन मुकम्मल नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से शागल ने कहा तो सदर साहब बेख्तियार चौंक पड़े। आपको कैसे मालूम हुआ? सदर ने कदर हैरत से पूछा, जनाब, मेरे आदमी पाकिस्तान में इमरान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इमरान अपने 6 साथियों समेत पाकिस्तान से ग्रेट लैंड चला गया है और इमरान अपनी असल शक्ल में है। इससे साबित होता है कि वो कृष्णास नहीं आ रहा। शागल ने जवाब दिया, क्या मतलब? ये कैसे साबित हो गया? जनाब, उस शैतान इमरान के खिलाफ काम करते हुए अब उसके जहन को भी हम समझने लग गए हैं। अगर इमरान ने कृष्णास आना होता तो वो ग्रेट लैंड के बजाय लामहला नापाल का रुख करता और नापाल से कृष्णास पहुंच जाता, लेकिन वो नापाल के बजाय ग्रेट लैंड में गया है और उसके असल शक्ल में जाने का मतलब है कि उसे असल बात का इल्म हो चुका है और उसने दानिस्ता हमें डॉज दिया है ताकि हमें रिपोर्ट मिल जाए कि वो काफिरिस्तान के बजाय ग्रेट लैंड चला गया और हम मुतमईन हो जाएं। लेकिन मुझे चूंकि उसके बारे में सबसे ज्यादा तजुर्बा है, इसीलिए मैंने रिपोर्ट मिलते ही ग्रेट लैंड में एक ग्रुप को अलर्ट कर दिया और उस ग्रुप ने रिपोर्ट दी है कि इमरान वहां एक रिहायशी कोठी में मौजूद है, लेकिन उसने ग्रेट लैंड से सोमालिया जाने के लिए तैयारा चार्टर्ड कराया है। शागल ने तफसील बताते हुए कहा, क्यों, वो वहाँ क्यों जा रहा है? सदर ने अब वाकई हैरान होते हुए पूछा, जनाब, अगर आप नक्शा मुलाहिजा फरमाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि सोमालिया बहीरा अरब का साहिली इलाका है और बहीरा अरब के एक किनारे पर सोमालिया और दूसरे किनारे पर काफिरिस्तान है और राष्ट्र सूबा भी बहीरा अरब की तरफ है। इसीलिए लामहला इमरान अपने साथियों समेत सोमालिया से बहरी जहाज के जरिए काफिरिस्तान की मशहूर बंदरगाह भी पहुंचेगा और घाबी बाहर सूरत राष्ट्र की ही बंदरगाह है। इस तरह वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर वारंगल पहुंच जाएगा जहां मिशन पर काम हो रहा है। शागल ने कहा तो सदर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। आपको कैसे ये मालूम हुआ कि मिशन वारंगल में हो रहा है? सदर ने पूछा, जनाब, सीक्रेट सर्विस से कोई खबर छुपी नहीं रह सकती। शागल ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, ठीक है, आपकी जहानत की मैं दाद देता हूँ, आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया है, लेकिन ये इमरान चाहे कितना ही जहीन क्यों ना हो, लेकिन काफिरिस्तानियों से ज्यादा जहीन नहीं हो सकता। मैंने आपको इसलिए कृष्णास पहुंचाने का हुक्म दिया था कि इस तरह वो भी वहां पहुंच जाता और वहां आसानी से उसका खात्मा किया जा सकता था। अब भी आप खुद वहां पहुंचे, मिशन की फिक्र छोड़ दें। यकीनन आपके वहां पहुंचने की खबर जैसे ही इमरान को मिलेगी वो वहीं आ जाएगा। यस सर, जैसे आपका हुक्म हो सर। इट इज माई फाइनल ऑर्डर और अब जब तक मैं हुक्म ना दूं आपने वहां से वापस नहीं आना, सदर ने इंतहाई तहक्कुमाना लहजे में कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रख दिया।
अब मारता रहे टक्कर इमरान, सदर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उन्होंने मेज की दराज खोलकर एक फाइल निकाली और उसे सामने रखकर पढ़ने लगे। इमरान अपने साथियों समेत ग्रैंडलैंड की एक रहायशी कोठी में मौजूद था। वो पाकिशिया से अपने असल शहरों में यहाँ पहुंचे थे। इमरान के साथ जूलिया, सालेहा, सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील थे और यहाँ पहुंचने के बाद इमरान अकेला कहीं चला गया था। उसे गए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। इमरान के साथी बड़े हॉलनुमा सिटिंग रूम में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इस बार इमरान साहब का जहन मेरी समझ में नहीं आया। अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इमरान साहब असल शहर में पाकिशिया से ग्रेटलैंड पहुंचे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पाकिशिया में उनकी निगरानी हो रही हो, लेकिन काफिरिस्तान के एजेंट यहाँ भी तो मौजूद होंगे। जाहिर है वो यहाँ भी हमारी निगरानी करेंगे। अगर हम यहाँ से काफिरिस्तान जाएंगे तो लामहला हमारे वहाँ पहुँचने की इत्तला पहले पहुँच जाएगी। हम बहरी रास्ते से खामोशी से काफिरिस्तान पहुँच सकते हैं, लेकिन ये शख्स हर मामले को ड्रामा बनाने का शौकीन है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान बहुत आगे की बात सोचता है। उसने लामहला कोई आगे की बात सोच रखी होगी जो कैप्टन शकील कह रहा है, और जो कुछ तुम कह रहे हो उसका इल्म इमरान को भी होगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो सिवाय तनवीर के सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम उसे अक्लमंद कह रही हो, जबकि मेरे नजदीक वो अहमक है। वहाँ तेजी से काम हो रहा होगा और ये यहाँ धक्के काटा फिर रहा है, तनवीर ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। तनवीर की बात दुरुस्त है। इस बार इमरान साहब ने ख्वामख्वाह लंबा चक्कर काटा है, सालेहा ने कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती दूर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो सब चौंक पड़े। सफदर उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान और सफदर दोनों एक साथ सिटिंग रूम में दाखिल हुए। तनवीर का बिगड़ा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो हस्बे मामूल शदीद गुस्से में है और लामहला उसे ये गुस्सा मुझ पर आ रहा होगा। इमरान ने सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो ख्वामख्वाह चूहों की तरह इधर उधर दौड़ रहे हो, मिशन वहाँ तेजी से मुकम्मल हो रहा है और हम यहाँ अहमकों की तरह मुंह उठाए हुए बैठे हैं। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिशन कहाँ मुकम्मल हो रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काफिरिस्तान में, और कहाँ हो रहा है? काफिरिस्तान तो बहुत बड़ा और वसी मुल्क है, जबकि मिशन तो एक छोटी सी लेबॉर्ट्री में मुकम्मल हो सकता है। यह मालूम करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। इमरान साहब, क्या अभी तक टारगेट फिक्स नहीं हो सका? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिक्स तो है, लेकिन मेरी छठी हिस्स न जाने क्यों मुसलसल अलार्म बजा रही है। क्या हुआ है, खुलकर बताओ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हुआ यह है कि पहले पाकिशियाई साइंसदान डॉक्टर मजीद को उस्ताद मेगानम समेत नेपाल के सरहदी पहाड़ी इलाके कृष्णास में भेजा गया। वहाँ जंगलात में एक लेबोरेटरी मौजूद है। फिर ये बात सामने आई कि काफिरिस्तानी हुक्काम ने डाज देने के लिए वहाँ से खामोशी से पाकिशियाई साइंसदान और मेगानम दाद को निकालकर राष्ट्र सूबे में एक तूफानी सहरा वारंगल के अंदर एक पहाड़ी के नीचे बनी हुई लेबोरेटरी में भिजवा दिया और वहाँ काफिरिस्तान की नई एजेंसी व्हाइट बर्ड्स को तानियात किया गया, जबकि एक इत्तला के मुताबिक शागल को कृष्णास भिजवाया गया है। और इस इत्तला पर मेरी छठी हिस्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया कि हमारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्यों? मेरी समझ में तो कोई वजह नहीं आई, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि काफिरिस्तानी हुक्काम हमें डॉज देना चाहते हैं, इमरान ने कहा। डॉज तो वो वाकई दे रहे हैं, लेकिन जब हमें मालूम हो गया है कि अब मिशन राष्ट्र सूबे में है, तो फिर ये डॉज हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि ये मिशन वारंगल में भी ना हो और वहाँ व्हाइट बर्ड्स को भिजवाकर हमें डॉज दिया जा रहा हो। ओह, तो तुम इस अंदाज में सोच रहे हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर असल बात का इल्म कैसे होगा, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। इस असल बात को मालूम करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ और असल शक्ल में आया हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे कैसे असल बात का इल्म हो सकेगा, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यहाँ काफिरिस्तानी एजेंट मौजूद है, इसीलिए यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के चंद अफराद को उन काफिरिस्तानी एजेंटों की चेकिंग पर लगा दिया था। मुझे असल शक्ल में देखने के बाद वो लामहला काफिरिस्तान इसकी इत्तला देंगे और उसका जो रद्द अमल होगा, उस रद्द अमल से असल बात सामने आ जाएगी। अगर उन्होंने वारंगल में अपनी कुव्वत में मजीद इजाफा किया तो फिर यही समझा जाएगा कि असल मिशन वारंगल में है, और अगर उन्होंने वहाँ सेटअप ही रखा तो फिर ये समझा जा सकता है कि वहाँ काम नहीं हो रहा। वहाँ से कैसे इत्तला आएगी? न्यूट्रॉन के आदमी वहाँ पहुँच चुके हैं और वो इत्तला देंगे।
اور جب تک اطلاع یہاں پہنچے گی اور پھر ہم وہاں پہنچیں گے اس وقت تک کام مکمل بھی ہو چکا ہوگا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، تنویر کی بات درست ہے، آپ ایسا کریں کہ 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ کو کرشناس بھجوا دیں اور دوسرے کو وارنگل، ان دونوں جگہوں میں سے جہاں بھی کام ہو رہا ہو دونوں گروپوں سے کور کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کرشناس میں نے ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو بھجوا دیا ہے، میں خود وارنگل جانا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ ہم یہاں سے سامالیہ جائیں اور پھر وہاں سے خاموشی سے راسٹر پہنچ جائیں، لیکن اب میرا یقین متزلزل ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وارنگل بھی ہمارے لیے ٹریپ ثابت ہو، اگر وہاں ٹارگٹ نہیں ہوگا تو ہم وہاں سے کسی دوسری طرف نکل سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے تو مشن مکمل نہیں ہو سکتا، تنویر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو سب چونک پڑے۔ عمران نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جدید ساخت کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے آ رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، ناٹران کالنگ اوور۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو اوور۔ عمران صاحب، ایک اہم اطلاع ملی ہے اوور۔ تمہید مت باندھو، اصل بات کرو اور مختصر اوور۔ سوری سر، اہم اطلاع یہ ہے کہ راشتر کی مشہور بندرگاہ پر بھی نگرانی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اوور۔ یہ کیا اہم اطلاع ہے؟ میں سمجھا نہیں اوور۔ اس کا مطلب ہے جناب کہ آپ کے بارے میں انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ آپ گریڈ لینڈ سے سامالیہ اور سامالیہ سے بحیرہ عرب میں کسی بحری جہاز کے ذریعے گابی پہنچ رہے ہیں اوور۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معمولی باتیں ہیں، اصل بات یہ معلوم کرنی ہے کہ کیا واقعی وارنگل میں مشن مکمل کیا جا رہا ہے یا نہیں، یا ہمیں ڈوج دینے کے لیے وہاں ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے اوور۔ یہ بات ابھی تک تو سامنے نہیں آئی جناب، اور تمام تر توجہ اسی وارنگل صحرا پر ہی دی جا رہی ہے۔ وائٹ برڈز وہاں پہنچ چکی ہے اور انہوں نے دارو کی طرف سے 4 نخلستانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ان نخلستانوں کے بعد خوفناک طوفانی ہواؤں کا زور ہے، جس کے درمیان وہ پہاڑی ہے جہاں لیبورٹری ہے، وہاں انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی نصب کر رکھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ان کے آدمی بھی موجود ہیں اوور۔ اتنی تفصیل کا تمہیں کیسے علم ہوا اوور؟ ہم نے ان کے ایک آدمی کو بھاری رقم دے کر اس سے یہ ساری تفصیلات معلوم کی ہیں اوور۔ پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی اہم اطلاع، کوئی اہم حرکت اوور؟ نہیں جناب، وہاں سب کچھ معمول پر ہے، میں نے صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہاٹ لائن کو بھی کور کیا، لیکن کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی اوور۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب وارنگل کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی اوور۔ ویسے عمران صاحب، شاگل کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے سیکشن کے ساتھ کرشناس پہنچا ہے اوور۔ وہاں ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو میں نے بھجوا دیا ہے اور ٹائیگر کے پاس تمہارا خصوصی نمبر موجود ہے، اگر اسے ضرورت پڑے گی تو وہ تمہیں کال کرے گا، تم نے اس کی بھرپور اور فوری مدد کرنی ہے اوور۔ ٹھیک ہے عمران صاحب اوور۔ اوکے اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں پوری توجہ وارنگل پر دینی ہے، لیکن گابی میں تو آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اطلاع کے بعد ہم اپنا روٹ بدل لیں گے۔ اصل مسئلہ وہاں طوفانی ہواؤں کا ہے اور حقیقت اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں یہاں گریٹ لینڈ آیا تھا۔ یہاں ایسے لباس اور جوتے بنائے جاتے ہیں جو خوفناک طوفانوں میں بھی بچاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ عام طوفانی ہواؤں کے لیے ہیں۔ میں نے وہاں ریت کی وجہ سے ان میں چند ترامیم کرائی ہیں، 1-2 روز میں یہ تیار ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہارا ارادہ پہلے گوبی بندرگاہ کی طرف جانے کا تھا تو اب نیا پروگرام بنا لو، جولیا نے کہا۔ ہاں، اب واقعی نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ ایک طرف موجود سامان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بیگ کھول کر اس میں ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور لا کر میز پر پھیلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بال پوائنٹ نکال کر نقشے میں کافرستان کے صوبے راشٹر کے تقریباً درمیانی علاقے پر دائرہ لگایا۔ یہ ہے وارنگل صحرا اور یہ ہے دھارو جہاں وائٹ برڈز نے فینسنگ کرائی ہے۔ اس کے مغرب کی طرف یہ علاقہ ہے، اسے کوبم کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کوبم سے اس صحرا میں داخل ہوں تو ہمیں چیک نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ ویران پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں وائٹ برڈز کا جو آدمی موجود ہوگا اسے آسانی سے چیک کر کے کور کیا جا سکتا ہے، ورنہ باقی ہر سائٹ پر آبادی ہے، وہاں چیکنگ مشکل ہو جائے گی۔ عمران صاحب، کیا ہم ہیلی کاپٹر سے براہ راست وہاں نہیں پہنچ سکتے؟ صفدر نے کہا۔ تم نے ناٹرون کی بات نہیں سنی کہ وائٹ برڈز نے وہاں باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کر رکھی ہیں، اسی لیے وہ انتہائی آسانی سے ہر ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر دیں گے۔
उस तूफान के दरमियान से गुजरना तो बहुत मुश्किल होगा, और न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि हमें इंतहाई आसानी से हलाक भी किया जा सकता है, सफदर ने कहा। उनकी तमाम तर तवज्जो धारों की तरफ होगी। वो सोच भी नहीं सकते कि हम इस कदर तूफानी खौफनाक हवाओं में से गुजरकर पहाड़ी तक पहुंच सकेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब ऐसे आलात आसानी से मिल जाते हैं जो इंतहाई तूफान के अंदर भी देखने की सलाहियत रखते हैं, और ऐसे आलात भी जिनकी मदद से इंतहाई शदीद तूफानी हवाओं में मौजूद अफराद को भी दूर से ही हलाक किया जा सकता है, और यकीनन उन्होंने पहले से ऐसा इंतजाम कर रखा होगा, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। ओह, वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है, मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई थी। इसका मतलब है कि हमें उस धारू वाले इलाके से ही अंदर दाखिल होना चाहिए ताकि उनका तमाम सेटअप पहले खत्म कर दिए जाए, फिर इत्मीनान से आगे बढ़ा जाए। नहीं इमरान साहब, उन लोगों ने वाकई वहाँ इंतहाई सख्त पिकेटिंग कर रखी होगी, हम वहाँ बुरी तरह उलझ सकते हैं। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि हम में से 2-3 मेंबर्स उन्हें उलझाएं, जबकि बाकी मेंबर्स को बम की तरफ से अंदर दाखिल होकर मिशन मुकम्मल कर लें, कैप्टन शकील ने कहा। इस तरह हमारी ताकत बढ़ जाएगी, जूलिया ने कहा। एक तजवीज मेरे जहन में भी आई है, खामोश बैठी हुई सालिहा ने कहा। क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गने किसी नखलिस्तान में ही नस्ब कर रखी होंगी। अगर हम में से सिर्फ 2 आदमी क्रॉलिंग करके आगे बढ़े और उनको उड़ा दें, तो फिर हम उन पर बमों की बारिश करके भी उनका खात्मा कर सकते हैं, सालिहा ने कहा। नहीं, इस तरह काम नहीं हो सकेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो सब खामोश होकर उसे देखने लगे। ठीक है, पहले हम उस व्हाइट बर्ड से निपटते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे, इसके सिवा कोई हल नहीं है, इमरान ने चलम हो बात फैसला कुन लहजे में कहा। तो सब ने इस अंदाज में सर हिला दिए जैसे वो सब उसकी तजवीज से मुतफिक हो गए हों। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ इमरान सीरीज की व्हाइट बर्ड्स कहानी के 7वें हिस्से में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।